Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Children, today I am going to start with examination practice series for class 11 political science. Today I am going to start with the first chapter, Constitution Why and How. और मैं आपका जो सिलेबस है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का सारे चैप्टर्स में कवर कराऊंगी और यही टाइम है जब आपके एग्जामिनेशंस भी शुरू होने वाले हैं. सो एग्जाम्स की प्रैक्टिस के लिए ये वीडियोस आपको काफी हेल्प करेंगे. In the single video, I have divided the whole chapter into various headings and sub-headings. और ये जो headings और sub-headings हैं, इन्हीं से related आपसे एग्जाम में questions भी पूछे जाते हैं. तो अगर आप ये सारे points note कर लोगे, तो एक तरीके से आपके question answers भी तैयार हो जाएंगे. But before that, if you are new to my channel, then do subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि मेरे सारे videos की update आपको regularly मिलती रहे. Let's start with today's class. So the first question which comes to our mind is what is a constitution? Constitution होता क्या है? पहले हमें वो समझना होगा. So I will just read out the definition. A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. Constitution एक वो set of rules है, basic rules हैं जिनके according उस particular state को govern किया जाता है. ये रूल्स क्या हैं और लोग इन रूल्स से क्यों एग्री करते हैं और इन रूल्स की जरूरत क्या है. लोग अपने आप भी अपने लिए रूल्स बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अगर लोग अपने लिए खुद रूल्स बनाएंगे तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. व्हाई इज दैट सो? आई विल जस्ट गिव यू द आंसर फॉर दैट. सपोज देयर इज वन ग्रुप एंड इन दिस ग्रुप मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वेज. हम एक सपोज मान के चलते हैं कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं और ये जो मेंबर्स हैं वो बहुत डाइवर्स है, मतलब एक दूसरे से बहुत अलग है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में. क्या है वो डाइवर्सिटी? फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी फ्रॉम डाइवर्स रिलीजियस एलिजेंसेस, मतलब उनके अलग अलग धर्म हो सकते हैं, वो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हो सकते हैं. दे कैन बी फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस, लोगों के काम धंधे अलग हो सकते हैं, डिफरेंट एबिलिटीज, डिफरेंट हॉबीज, डिफरेंट टेस्ट. तो अब अगर ये पर्टिकुलर एक ग्रुप है और उस ग्रुप के मेंबर्स को ये फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने ग्रुप को गवर्न करने के लिए खुद रूल्स और रेगुलेशंस बनाएं, उस केस में क्या होगा कि जो डाइवर्सिटी है लोगों के अंदर, सब जो लोग होंगे वो चाहेंगे कि जो उनके टेस्ट हैं या उनका प्रोफेशन है या उनका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंगली वो रूल्स बनाएंगे जो उनके लिए बेनिफिशियल होंगे. अब क्या होगा कि सब लोग अलग अलग सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे और सब लोग उस पर एग्री नहीं करेंगे. अगर सब लोग एग्री नहीं करेंगे तो सोसाइटी में डिसएग्रीमेंट्स होंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. इसलिए जरूरत होती है कि एक ऐसा बेसिक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस हो जिसपे सारे सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो अग्री करें, उसमें फेथ रखें और फिर उसके अकॉर्डिंगली उस सोसाइटी को गवर्न किया जाए. सो इसीलिए जरूरत होती है इन बेसिक रूल्स की या ये जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है इनकी. अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ओके दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया. क्यों ये रूल्स जो है वो चाहिए या जरूरत है ये भी हमने डिस्कस किया. अब है कि कई बार ऐसा भी होता है कि सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं वो मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, लेकिन वो साथ तभी रह पाते हैं जैसा कि मैंने अभी बोला कि जब वो एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन पे अग्री करते हैं. क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि सबको हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहेगी. किसी को ये नहीं पता होगा कि जो दूसरे मेंबर्स हैं वो उनके राइट से रिलेटेड क्या एक्शन ले सकते हैं या वो उनके अधिकारों को उनसे छीन भी सकते हैं. सो दिस इज हाउ दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब रूल्स तो मैंने बोला रिक्वायर्ड है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, लेकिन दीज रूल्स हैव टू बी पब्लिकली प्रमलगेटेड. पब्लिकली प्रमलगेटेड का मतलब है कि जो लोग हैं वो इन रूल्स को एक्सेप्ट करें. नाउ द सेकेंड थिंग इज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग मेड. कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसकी जरूरत क्या है वो हमने समझ ली. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके फंक्शंस क्या होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो मैं यहाँ पे आपके साथ ये फंक्शंस डिस्कस करूंगी, 4 फंक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ द फर्स्ट फंक्शन, टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी. कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया और जिसकी वजह से सोसाइटी के लोगों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनती है.
ठीक है, सहमति बनती है, लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकेंड फंक्शन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। सेकेंड फंक्शन है, ये जो हमने बोला रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशन को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाएगा और अगर उसके पीछे कोई अथॉरिटी नहीं होगी जो ये इंश्योर करे कि सब लोग उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और किस तरीके से उन लोगों को गवर्न किया जाएगा, तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी फंक्शन है कि ये बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई करना कि अथॉरिटी किसके पास होगी, कौन ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाएगा, कौन डिसीजंस लेगा सोसाइटी को गवर्न करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक तरीके से बात कर रही हूँ कि कौन होंगे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोगों के रूलर्स होंगे एंड दे विल रूल ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। जैसे कि किसको क्या पावर मिलेगी कि ये जो लॉ बनाए गए हैं वो कौन डिसाइड करेगा। सेकेंडली, जैसे कि अगर हम बात करें, तुम्हें अगर जरूरत है एक्स रूल्स की लेकिन दूसरे लोगों को जरूरत है वाई रूल्स की, सो नाउ हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल्स आर प्रेफरेंसेस और हुज रूल्स शुड गवर्न अस। तो ये डिसीजन एक ऐसे अथॉरिटी के हाथ में होगा जिसको हम गवर्नमेंट मान सकते हैं। थर्ड फंक्शन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजंस। अब हमने बोला कि एक गवर्नमेंट होगी जो ये डिसाइड करेगी कि लोगों को किस तरीके से गवर्न करना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट अपने आप नहीं डिसाइड कर सकती है, इट हैज टू रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि लोगों ने एक अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया, गवर्नमेंट बन गई, लेकिन हो सकता है वो गवर्नमेंट अनफेयर हो सकता है गवर्नमेंट ऐसे लॉ बनाए जो पार्शियल लॉज हो, जो मतलब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को फेवर करें। ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके की सरकार हो। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि आप अपने धर्म को फॉलो नहीं कर सकते हो, सो व्हाट विल यू डू। सो दिस इज द क्वेश्चन कि गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। ये लिमिट क्या होंगी, ये लिमिट किस तरीके की हो सकती हैं। सो टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा जाता है कि लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे, उनके कुछ अधिकार होंगे, बेसिक अधिकार होंगे, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो दीज आर द बेसिक राइट्स जो लोगों को दिए जाते हैं। और जब लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो इन अधिकारों के साथ साथ लोग गवर्नमेंट पे भी एक लिमिट लगा देते हैं, मतलब गवर्नमेंट की भी एक बाउंड्री हो जाती है कि गवर्नमेंट उसको क्रॉस करके अगर अनफेयर लॉ बनाएगी तो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और फिर गवर्नमेंट अनफेयर डिसीजंस नहीं ले पाएगी। सो दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ फंक्शन, to enable the government to fulfill the aspirations of a society and create conditions for a just society। अब aspirations क्या होती है सोसाइटी में, जो लोग होते हैं उनकी aspirations क्या होती हैं। aspirations होती है कि लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी में रहना या एक ऐसी कंट्री में रहना जिनमें उनको ऐसी कंडीशंस मिले, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले कि जिसमें वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली काम कर पाए, एक अच्छा मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन कर पाए। तो लोग चाहते हैं, दे एस्पायर टू लिव इन अ फ्री सोसाइटी, इन एन इक्वल सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सब लोग समान हो। तो ऐसी तरीके की एस्पिरेशंस होती हैं लोगों की। नाउ द गवर्नमेंट हैज टू एक्ट और वर्क टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ इट्स मेंबर। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें कि जैसे इंडिया के लोग हैं, सो आप ये कह सकते हो कि इंडिया एस्पायर्स टू बी ए सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो लोगों की एस्पिरेशन थी कि एक इस तरीके के देश बने कि जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी हो। इसी तरीके से अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। सो जब वहां पे नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ, तो जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, दैट according to that new constitution it enabled the government to end racial discrimination of any kind। तो जैसे कि ये हमारे important features या you can say functions हुए constitution के। So what is the constitution? Why do we need constitution? And what are the functions of constitution? ये सारे के सारे आप यहाँ से नोट कर सकते हो।
अब मैं आऊंगी सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर में। सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर इज व्हाट मेक्स अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। हमने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है और लोगों को उसकी जरूरत है और कुछ फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म करता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव कैसे बनता है, कैसे लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ डेवलप करते हैं, किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड होता है। सो दैट इज द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स विच मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। सो देर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आई हैव रिटन हियर। दो मेन सब हेडिंग्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज मोड ऑफ प्रमोगेशन। फर्स्ट मेन थिंग इज कि हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, पब्लिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो उसको बनाने के पीछे का जो प्रोसीजर है दैट हैज टू बी सच दैट इट बिकम्स एन इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कई मतलब कुछ जो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है, दीज वर क्राफ्टेड बाय द मिलिट्री लीडर्स और दे वर क्राफ्टेड इन हरी। ऐसे लीडर्स ने उन्हें एक मतलब बनाया कि जो लीडर्स पॉपुलर लीडर्स नहीं थे, जिनको लोगों ने पसंद नहीं किया था, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। बट इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सो दीज कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। क्यों सक्सेसफुल रहे ये कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इसके पीछे मतलब जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड था वो था दैट इट ड्रू अपॉन द नेशनलिस्ट मूवमेंट और द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। तो जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट शुरू हुई थी और जो हमारे लीडर्स ने डिमांड की थी ब्रिटिशर्स से और किस तरीके का वो एक कंट्री बनाना चाहते थे, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। तो ऐसे नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में बन गया। ऐसे वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ बनाए जाते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। सो हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस आर कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच वर क्रिएटेड इन द आफ्टरमाथ ऑफ पॉपुलर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। तो जो ऐसी कंट्रीज थी जहां पे जो या तो कॉलोनीज थी या जहां पे किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेटिव रूल था और उस एक्सप्लॉयटेटिव रूल के खिलाफ जब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट शुरू हुई, उसके बेस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए वो ही कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए। सेकेंड मेन फैक्टर इज बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंस्टीट्यूशंस है, मतलब जो उस सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस है या उस कंट्री के इंस्टीट्यूशंस है, वो इंस्टीट्यूशंस जो काम करते हैं सरकार को चलाने के लिए या उस सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, उन इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो पावर डिवाइड की जाती है, देन देयर हैज टू बी अ बैलेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा पावर है और दूसरे इंस्टीट्यूशन के पास कम पावर है, या एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग में इंटरफेयर करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वी कैन से दैट दिस कुड बी विजुअलाइज्ड, और यू कैन से ये वाली जो बात थी वो कैसे सॉल्व की गई बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो हमारे जो 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, सो इन तीनों के बीच में जो पावर डिवाइड की गई वो एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में डिवाइड की गई एंड नन ऑफ द इंस्टीट्यूशन can interfere in the functioning of other institution. So this is how you can say that well-crafted constitutions fragment power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution. तो पावर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप उसको खराब नहीं कर सकता या मिसयूज नहीं कर सकता उस अथॉरिटी को या पावर को। Second, this type of fragmentation ensures that no single institution acquires monopoly of power. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इससे फायदा क्या होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन सिंगल हैंडेडली मोनोपोली एंजॉय नहीं कर पाता या एक्सरसाइज नहीं कर पाता। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच मेक्स अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। नाउ देयर इज अ स्टेटमेंट गिवन इन योर बुक। The Indian Constitution is described as a living document. Living document means एक जीता जाता डॉक्यूमेंट है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों बोला गया है, इसके ऊपर भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको एक जस्टिफिकेशन देनी होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है क्योंकि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था उसी वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फीचर इंक्लूड किया गया था एंड दैट वाज द फीचर ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब था कि अगर टाइम के साथ लोगों की कुछ भी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं या नई नई जो डिमांड्स है लोगों के सामने आती हैं तो टाइम के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। अमेंड किया जा सकता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है तो उसमें कोई फेरबदल करना है या अगर उसमें कुछ एडिशन करना है या अगर कोई ऐसा लॉ है जो उस टाइम के हिसाब से जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम के हिसाब से उसकी जरूरत थी लेकिन लेटर ऑन इट वाज रियलाइज्ड कि वो सही नहीं था सोसाइटी के लिए तो उसको डिलीट किया जा सकता था। तो ये ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट प्रोसीजर को इंक्लूड किया गया एज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी लाइक सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी मॉडिफाइड और अमेंडेड as the change in time. So this is why that is why you can say the Indian Constitution is described as a living document. Now another aspect which is being described in this chapter is we will talk about how the Indian Constitution was formed. हमने एक जनरल डिस्कशन कर ली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, इफेक्टिवनेस क्या होती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो कैसे बनाया गया। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली वाज फॉर्म्ड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर कंट्री। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें कुछ लोगों को इलेक्ट किया गया, मेंबर्स को इलेक्ट किया गया और फिर उन्होंने 2 years 11 months के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया। सो कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, the members were chosen by indirect election by the members of provincial legislative assemblies. उस वक्त जो provincial legislative assemblies सेटअप की थी ब्रिटिशर्स ने, उन provincial legislative assemblies ने चूज किया constituent assembly के members को। Second, each province and each princely state were allotted seats proportional to their respective population. Actually, British India was divided into British provinces and princely states. इंडिया में उस वक्त 563 princely states होती थी, तो ये जो प्रोविंस थे और जो princely states थी उन सबको जो सीट्स अलॉट की गई, मतलब किस princely state में से कितने मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा या किस प्रोविंस में से कितने मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा, ये बेस किया गया कि उस स्टेट की या उस प्रोविंस की पॉपुलेशन कितनी थी। सो रफली जो रेशो थी वो रेशो थी जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि अगर इतनी पॉपुलेशन है तो इस पॉपुलेशन के हिसाब से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा फॉर दीज पीपल। थर्ड, सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 मेन कम्युनिटीज। उस वक्त 3 मेन कम्युनिटीज को कंसिडर किया गया, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। जनरल में सब आ जाते थे, इन दोनों रिलीजन्स के अलावा जो बाकी के धर्म हमारी कंट्री में फॉलो थे उनके जनरल कैटेगरी में रखा गया उसको, और सीट्स को अकॉर्डिंगली उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मेंबर्स को इलेक्ट करने का जो तरीका फॉलो किया गया वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल मेंबर्स होते हैं और जो वोटर होता है, वोटर उनको रैंकिंग देते हैं और उन रैंकिंग के हिसाब से उनको इलेक्ट किया जाता है। और इसमें जो नीचे के रैंकिंग के प्रेफरेंसेस होती है उसको दूसरे मेंबर्स को, जो अगर दूसरे वोटर्स के हिसाब से उनका रैंकिंग हाई होती है तो उसमें वोट को ट्रांसफर किया जाता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्योंकि एक चैप्टर है 11th क्लास में जो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है वहां पे। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन। और प्रिंसली स्टेट्स में ये होना था कंसल्टेशन के बेसिस पे, वहां पे ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड फॉलो नहीं किया गया, ये सिर्फ प्रोविंसेस में फॉलो किया गया। सो दिस इज हाउ यू कैन से द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंपोज हो गई, एक प्रॉब्लम सामने आई कि 1946 में इस असेंबली को बनाया गया था और उसके बाद जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट, मतलब जब ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया कि इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट, एट दैट टाइम पार्टीशन वाज आल्सो अनाउंस्ड कि इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 टेरिटरीज,
इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये मेंबर्स तो पहले ही इलेक्ट हो चुके थे, तो अब कुछ ऐसे टेरिटरीज आई सामने जो पाकिस्तान का हिस्सा बनी, तो उसकी वजह से जो मेंबर्स थे, टोटल मेंबर्स, उनकी जो नंबर था वो रिड्यूस हो गया। सो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, मेंबर्स हु वर इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटरीज which fell under Pakistan ceased to be members of this constituent assembly. तो वो members नहीं रहे अब, and the number of members was reduced to 299. अब जो finally constituent assembly रह गई थी partition के बाद, उसमें थे 299 members. 1 mark का question है, इसको आप याद कर लेना। The constitution was adopted on 26 November 1949 and 284 members were present on 24th November 1949. So जब फाइनल ड्राफ्ट पुट अप हुआ था या फाइनल हुआ था, सिग्नेचर किए गए या वोटिंग जब फाइनल हो गई, वो हुई थी 24 नवंबर 1949 को। उस वक्त 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। लेकिन हमारा रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी को, जबकि हमने यहाँ बोला कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। अगर आपको याद होगा, क्लास 10th में हिस्ट्री के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि 26 जनवरी 1930 को एज द गोल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। तो जब पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था वो 26 जनवरी को डिक्लेयर किया गया था। सो इस डेट की जो इम्पोर्टेंस थी हिस्ट्री में, उस डेट को कंसिडर किया गया यहाँ पे, और इसलिए नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, अडॉप्ट भी हो गया था, बट उसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी को, basically to mark the importance of this date 26 January because it has you can say इसकी historical significance थी। अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इम्प्लीमेंट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जब उसे बनाया गया तो उसके पीछे जो प्रोसीजर फॉलो किया गया, वो प्रोसीजर हमें यहाँ पे देखना होगा वो क्या था। सो दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। नाउ व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन? देखो, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तो बहुत सारी कमेटीज बनाई गई थी, जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे उस वक्त, जिनके ऊपर फीचर्स इंक्लूड होने थे कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रोविजंस बनाए जाने थे। उन सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी कमेटीज फॉर्म की गई। कुछ मेन लीडर्स थे हमारे यहाँ पे इस वक्त जो इन कमेटीज के हेड थे, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। So these were the leaders who headed these committees. हर कमेटी को ये टास्क दिया गया था कि कमेटी पूरा जो उस वक्त की सिचुएशन थी और जो लोगों की एस्पिरेशन थी, उन सबको स्टडी करेगी, एनालाइज करेगी, और फिर उनके बेसिस पे लॉ, मतलब जो भी लॉ बनाए जाएंगे या जो कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स इंक्लूड किए जाएंगे वो किए जाएंगे। ये जो लीडर्स थे, ये लीडर्स थे सब हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट लीडर्स। बट ऐसा नहीं था कि इन सबकी हर इश्यू पे सेम ओपिनियन थी। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस सामने आए, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, उनको हमेशा कांग्रेस से और गांधी जी से ये शिकायत रही कि कांग्रेस ने एनफ नहीं किया था कभी भी शेड्यूल कास्ट के राइट से रिलेटेड या उनके रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। इसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बीच में भी कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनके ऊपर दोनों की कॉमन ओपिनियन नहीं थी। तो ये बात मैं क्यों डिस्कस करना चाहती हूँ, मैं ये इसे पॉइंट यहाँ पे लाई हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो ऐसा नहीं था कि हर टॉपिक के ऊपर सबने बहुत आसानी से हाँ बोल दी और फटाफट उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। ऐसा नहीं हुआ। इन सारी कमेटीज ने जब पूरा एनालिसिस हुआ, पूरी स्टडी की, उसके बाद इन्होंने जो रूल सोचा, उस दैट रूल वाज देन पुट अप फॉर डिबेट एंड डिस्कशन। फिर उस टॉपिक को या उस इश्यू से रिलेटेड जो भी इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, उस सबको सारे मेंबर्स के बीच में डिस्कस किया गया, उसके ऊपर डिबेट हुई। दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। एंड एक आपकी बुक में एक दो सोर्स उसमें दिए भी हुए हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का जो कुछ कंटेंट है वो भी मेंशन्ड है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स और डिस्कशंस हुई, डेलिब्रेशंस हुई, और फाइनली फिर वोटिंग हुई, और जिस लॉ के लिए या जिस रूल के लिए मेजॉरिटी ने एग्री किया, उसी को बनाया गया एज द बेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, या वही फीचर्स और प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दिस इज हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।
I hope the content was clear to you. So you can subscribe to my channel. You can write in the comment section if you have any query or if you have any doubt. Thanks a lot for watching and stay tuned for more videos.